हेलो स्टूडेंट्स, 5 मिनट इकोनॉमिक्स इन हिंदी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि उद्योग और तृतीय क्षेत्र का क्या योगदान है। इसका अर्थ यह है कि हुआ कि प्राथमिक, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर पे एग्रीकल्चर की क्या, इंडियन इकोनॉमी में इन तीनों की क्या भूमिका है। इंट्रोडक्टिव पार्ट देखिए कि जैसा आप सभी जानते हैं कि इन्हीं तीनों सेक्टर पे हमारी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन प्रमुख क्षेत्र में विभाजित किया जाता है: कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। ये तीनों क्षेत्र मिलकर देश की आर्थिक संरचना को मजबूत बनाते हैं और रोजगार का इनका प्रमुख स्रोत है। इन्हीं तीनों सेक्टर्स में हमारी जो पॉपुलेशन है उनको रोजगार मिलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र में जो सबसे पहला आता है वो कृषि क्षेत्र या प्राथमिक सेक्टर है। कृषि क्षेत्र में वे सभी आर्थिक गतिविधियां शामिल होती है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि, वानिकी, मछली पालन और पशुपालन से संबंधित होती है। जितनी भी हमारी प्राथमिक क्रियाएं हैं वे सभी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आती है। चाहे वो पशुपालन हो, चाहे मछली पालन हो, चाहे वानिकी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, ये सब हमारे, चाहे दुग्ध पालन, तो ये सभी हमारे उसमें कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर इसकी इम्पोर्टेंस देखी जाए, अभी भी 60% पॉपुलेशन हमारी कृषि कार्यरत कार्यों पे लगी हुई है। यह जीडीपी का लगभग 18% है। अगर आप रेशियो देखोगे कितना डिफरेंस है, 60% पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर काम में लगी हुई है, लेकिन 18% जीडीपी ही क्रिएट कर पा रही है। खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है और कच्चे माल की आपूर्ति करता है। इसी से पूरा फूड प्रोसेसिंग होता है, फूड प्रोडक्शन होता है, और सारे जितने भी हमें कच्चे माल मिलते हैं वो यही एग्रीकल्चर क्षेत्र से मिलते हैं। चुनौतियां क्या क्या है प्राइमरी सेक्टर के लिए? सबसे बड़ी चुनौती है जलवायु परिवर्तन। जो अभी आप देख रहे होंगे, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कितनी ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। जलवायु परिवर्तन होने से हमारी एग्रीकल्चर, हमारी खेती अच्छे से नहीं हो पाती है। कभी भी मानसून हो जाता है। अब सीजन ये आ गया कि विंटर्स में आपको रेनी सीजन नजर आएगा, रेनी सीजन में समर आएगा, समर्स में आपको विंटर की फीलिंग आएगी। तो ये सारे सीजन इसलिए हो रहे क्योंकि धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन होते जा रहा है, जिससे अनिश्चित मानसून बढ़ रहा है। भूमि की उर्वरकता में गिरावट, धीरे धीरे जो हमारी लैंड की उर्वरक शक्ति थी वो कम होती जा रही है। जैसा हम सभी जानते हैं कि जो लैंड है वो लिमिटेड है, वो नेचुरल रिसोर्सेस है, लेकिन लैंड से जो बॉन्ड्स है वो अनलिमिटेड है। तो उस बॉन्ड्स को लैंड कैसे कंप्लीट कर सकती है, कैसे फुलफिल कर पाएगी? छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय समस्या, जितने भी छोटे और सीमांत किसान हैं उनको फाइनेंशियल नहीं मिल पा रहा है। अगर वो लोन लेने जाएंगे उसकी प्रोसेस इतनी ज्यादा है, उसका फॉर्मेशन इतना ज्यादा है कि वो उन चीजों को वो समझ ही नहीं पाते। रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है कि वो उसको रिटर्न नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें आपके छोटे सीमांत किसानों के अंतर्गत आती है। आधुनिक तकनीकी में कमी, हम सब जानते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है, अभी हमने टेक्नोलॉजी में उतनी महारत हासिल नहीं की है। तो तकनीकी से पीछे होने के कारण हम एग्रीकल्चर पे अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। चुनौतियों के साथ साथ सरकार ऐसी जो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए योजनाएं भी लेके आ रही कि कैसे हम किसानों को बढ़ा सकते हैं, कैसे उनको बढ़ावा दे सकते हैं। तो जिसके अंतर्गत है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके अंतर्गत सरकार जो बेस्ट किसान है, जो अच्छे से कृषि कर रहा है, जिसमें प्रोडक्शन अच्छा आ रहा है, जो साथ ही साथ आपके उसमें नेचुरल तरीके से एग्रीकल्चर कर रहा है, तो इसके अंतर्गत उनको सम्मान निधि योजना के अंतर्गत इनको सम्मान दिया जाता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। हरित क्रांति और जैविक खेती को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके लिए योजना चली है। कृषि उपज विपणन समिति, एपीएमसी पे भी सुधार किया जा रहा है। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र उन सभी गतिविधियों को कवर करता है जो वस्तुओं के उत्पादन, निर्माण संबंधित है। इसमें विनिर्माण, खनन, बिजली उत्पादन और निर्माण क्षेत्र को लिया जाता है। जो भी वो प्राणि क्षेत्र से वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, जैसे कच्चा पदार्थ है, लकड़ी आई, वो आपका प्राथमिक क्षेत्र हो गया, फॉरेस्ट आई, उससे मेज बन गई, ये औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। महत्व है, देश की जीडीपी का 29% का योगदान है इसमें। औद्योगिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पे रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। निर्यात और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सबसे सहायक हमारा इंडस्ट्री सेक्टर ही है। जो हमारा एसडीआर है,
विदेशी मुद्रा जमा हो रही है, इन सब का जो मेन एसेट है वो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है। आधुनिक तकनीकी विकास को बढ़ावा देना, इसके प्रमुख उद्योग आते हैं लोहा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, पेट्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल उद्योग। ये सब हमारे औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उद्योग है। चुनौतियां क्या क्या है? कच्चे माल और ऊर्जा की लागत में वृद्धि कैसे की जा सकती है? पूंजी की कमी और छोटे उद्योगों में वित्त की समस्या। कैपिटल की कमी के साथ साथ जो हमारे छोटे उद्योग है उनको फाइनेंस करने के लिए लोग नहीं मिल पा रहे हैं। औद्योगिकरण से कहीं ना कहीं प्रदूषण और पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होते जा रही है। ये सत्य है। अगर हम टेक्नोलॉजी के पीछे जाएंगे, अगर हम डेवलप के और कंट्री की ओर जाएंगे, कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल हार्म होगा। तो सस्टेनेबिलिटी के साथ हम कैसे डेवलप बन सकते हैं, ये प्रमुख चुनौती हमारे गवर्नमेंट के सामने है। उसके साथ साथ सरकार क्या क्या योजनाएं लेके आई इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले आई है हमारी मेकिंग इंडिया और स्टार्टअप इंडिया। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग योजनाएं को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, इसके लिए योजना लेकर आई है सरकार। औद्योगिकरण, गलियारों और स्मार्ट शहरों के विकास के लिए सरकार ने नई नई योजनाएं शुरू की है और उनके सुधार के लिए। अब आता है हमारा टर्सरी सेक्टर, सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र उन सेवाओं से संबंधित है जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन से नहीं जुड़े होते हैं, लेकिन अन्य दोनों क्षेत्रों की सहायता करते हैं। जीडीपी पे सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र का योगदान है, जो हमारे 53% है। सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र भी कहीं ना कहीं हमारा सर्विस सेक्टर है। बैंकिंग, बीमा, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन जैसी सारी सुविधाएं हमारे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। चुनौतियां क्या क्या है? डिजिटल और तकनीकी असमानता है। कहीं ना कहीं हम लोग अभी भी डिजिटल तरीके से और टेक्नोलॉजी का सहायता नहीं ले पा रहे। सेवा क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की कमी, हमारे पास स्किल लेबर नहीं है। सर्विस सेक्टर में अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, तो कोई हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है। डायरेक्ट हम उसमें जाएंगे और सीखते हुए रहेंगे। बेसिक एग्जाम्पल हम अपने सर्विस का दे सकते हैं। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे आए हैं, तो उससे पहले पेपर क्लियर करने, इंटरव्यू के बाद हमारा कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं होती। जैसे आईएएस अधिकारी की 6 मंथ की ट्रेनिंग होगी, देन उसके बाद वो ज्वाइन करेगा। हमें सीधे फील्ड पे आना है, देन उसके बाद खुद ही लर्निंग प्रोसेस से खुद सीखना है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा और साइबर सुरक्षा की चुनौती, तो ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत थे। अब सर इसके लिए सरकारी योजनाएं क्या क्या लेके आई है? डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया कार्यक्रम सरकार चला रही है। स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना लेकर आई। उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश कर रही है गवर्नमेंट, ताकि उनको बढ़ाया जा सके, रिसर्च के काम को आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू किए गए हैं। अगर तीनों उसको देखा जाए, तीनों सेक्टर्स को हम एक साथ देखें, तो देखेंगे कि कृषि क्षेत्र में जीडीपी का योगदान 18% है, और रोजगार 60% मिला है लोगों को। इसमें प्रमुख गतिविधियां खेती, पशुपालन, मछली पालन, खेती का, ये सारी चीजें आती है। उद्योग में जीडीपी का योगदान 29% है और रोजगार 23% मिला हुआ है, जिसमें विनिर्माण, खनन, ऊर्जा, ये क्षेत्र को लिया जाता है। सेवा क्षेत्र में देखें तो 53% लोग सबसे ज्यादा इसमें लगे हुए हैं, लेकिन जीडीपी सबसे ज्यादा इससे आता है, लेकिन सबसे कम लोग सेवा क्षेत्र पे ही लगे हुए, 17%, जिसमें बैंकिंग, आईआईटी, पर्यटन, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजें सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगर इसमें निष्कर्ष देखें हम, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग और तृतीय क्षेत्र का संतुलन विकास आवश्यक है। हमें तीनों क्षेत्र में, सरकार को तीनों क्षेत्र में क्या करना चाहिए? संतुलन स्थापित करना चाहिए। तकनीकी उन्नयन, सरकार की नीतियां और निजी क्षेत्र की भागीदारी, इन क्षेत्रों में समुचित विकास हो सकता है। सरकार क्या करके लाए? नई नई नीतियां लेके आए, जिससे इन चीजों में सुधार किया जा सके। टेक्नोलॉजी लेके आए। निजी क्षेत्र, जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर है, उनकी भागीदारी को बढ़ाना होगा, तभी हम एक डेवलप कंट्री की ओर को अग्रसर हो पाएंगे। भारत को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने के लिए इन तीनों क्षेत्रों का सतत विकास में सुधार करना आवश्यक है। तभी हमारा देश क्या कर पाएगा? एक समृद्ध देश बन पाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।